अस्सलाम वालेकुम सभी को। मैं सैयद एहतिशाम रिजवी आपके सामने सिर्फ 3 से 4 खबरों को लेकर के आऊँगा, लेकिन खबरें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि देना बहुत ज़रूरी था। वैसे फ्राइडे को मैं फ्री नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं फ्राइडे को भी टाइम निकालता हूँ कि महत्वपूर्ण खबरें आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। एक 70 वर्षीय पुजारी ने एक मंदिर के अंदर एक नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया। कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे, ये मामला तमिलनाडु का है। बच्चे बाहर खेल रहे थे, मिठाई का लालच दे करके उस नाबालिग बच्ची को मंदिर के अंदर बुलाया और वहां उसके साथ यौन उत्पीड़न किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई और उस पुजारी को गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि इस देश में हो क्या रहा है। उधर बात करता हूं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की, जहां पर एक मासूम बच्चे की स्कूल में बलि चढ़ा दी गई। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने इसलिए बलि चढ़ाई क्योंकि उनको तंत्र मंत्र करने वालों ने यह बताया था कि किसी बच्चे की बलि देने से स्कूल चल पड़ेगा, स्कूल वर्क करने लगेगा, स्कूल से कमाई होने लगेगी, जैसा कि आजकल हो रहा है। यानी स्कूल चलाने के लिए आपको किसी बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। बलि चढ़ाने के बाद प्रबंधक अपनी कार में लाश को लिए घूमा किया, उसको ठिकाने लगाने के लिए, तभी वो गिरफ्तार कर लिया गया। तंत्र मंत्र के चक्कर में एक मासूम बच्चे को खत्म कर दिया। अफसोस की बात है कि हमारे देश में लगातार ऐसी कृत्य घटनाएं घटती जा रही हैं, ऐसी नीच घटनाएं घटती जा रही हैं, और इसके ऊपर पता नहीं क्या ही सरकारें पता नहीं क्या कहां और कब कैसे क्या कर रही हैं। बहरहाल तीसरी खबर यह है कि कानपुर में जो इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच हो रहा है, इसमें एक बांग्लादेश के सपोर्टर को बुरी तरीके से पीटा गया है। बांग्लादेशी सपोर्टर को बुरी तरीके से पीटा गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और कुछ लोगों को सुना है गिरफ्तार भी किया है। अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसको प्रशासन ने भेज दिया है इलाज के लिए हॉस्पिटल। और शायद उड़ती उड़ती खबर है कि किसी को अरेस्ट किया है, लेकिन अभी मैं इस बात पे कंफर्म नहीं हूं। लेकिन पिटाई हुई है, ये क्लियर है। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं, जमीयत उलमाए हिंद के चीफ या प्रेसिडेंट महमूद मदनी की बात। महमूद मदनी ने आरएसएस ज्वाइन कर लिया है, ऐसा लगता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि महमूद मदनी ने असद ओवैसी के खिलाफ जो बयानबाजी की है, इसे यह मान लिया जाता है कि चलिए ठीक है, असद ओवैसी नहीं पसंद होंगे शायद, इस वजह से उन्होंने बयानबाजी दिया, लेकिन इन्होंने एनआरसी के सपोर्ट में भी अपना वोट दिया। एनआरसी के सपोर्ट में भी गए और बोले कि भारत में एनआरसी होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। एनआरसी का समर्थन किया है महमूद मदनी ने। जी हां, सोचने वाली बात है ना। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों की भीड़ पागलों की तरह है, एक पागल की तरह है, और जैसे ओवैसी के पीछे लोग भागते हैं, ये पागलों की भीड़ है। जो लोग ओवैसी की रैलियों में जाते हैं, ओवैसी का समर्थन करते हैं, जब जब एंकर ने उनसे पूछा कि आप तो कह रहे हैं कि आप ओवैसी से 100% 100% डिसएग्री करते हैं, और आप ये भी कह रहे हैं, उसके बाद साथ में आप देखिए कि ओवैसी के पीछे कितनी पब्लिक है, कितना वोट मिलता है और कितनी पब्लिक उनकी तालियां बजाती है उनके बात पे। तो उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये पागलों की भीड़ है। यानी तुमको मुसलमान पागलों की भीड़ दिखता है, और तुम उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट हो, और मुसलमान तुम्हें पागलों की भीड़ दिखता है। और यह भी कहा कि एनआरसी होनी चाहिए। कमाल है ना। आरएसएस की पूरी जानकारी, पूरी बात जो कॉपी पेस्ट करके महमूद मदनी दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक इकलौती आवाज मुसलमानों के लिए अगर कोई उठती है, तो वो असद ओवैसी की है, तो उसको भी दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या आरएसएस से मनी पहुंच चुका है, या फिर कोई और मामला है, या फिर राज्यसभा जाने का इंतजाम कर रहे हो? मुझे शक है कि शायद महमूद मदनी राज्यसभा जाने की इंतजाम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर नहीं जाने की कोशिश है, तो फिर मुसलमानों के खिलाफ इतना भड़काऊ भाषण, या फिर असद ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने की क्या जरूरत थी, या फिर एनआरसी का समर्थन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई महमूद को? मैं जानना चाहता हूं महमूद मदनी से, मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से जो इनको समर्थन करते हैं, या इनका सपोर्ट करते हैं, या इनकी बात पर लब्बैक कहते हैं।
मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इकलौता सांसद है जो मुसलमानों के पक्ष में आवाज उठाता है संसद भवन के अंदर, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो संसद में हो। अभी मुंबई के अंदर आपने देखा कि ओवैसी के ही पार्टी के इम्तियाज जलील ने कितना बेहतरीन प्रोग्राम किया है। लाख गाड़ियों से ज्यादा गाड़ियां मौजूद थी वहां पर, यानी कि कितने लोग, लाख लोग रहे होंगे। और सलाम पेश करता हूं मैं उन लोगों को जिन्होंने कितनी शांतिपूर्वक सब कुछ निपटाया। वरना ये देश में कितना आसान है एक बड़ी भीड़ के साथ मिल करके दंगा फसाद करने की, लेकिन कितनी सतर्कता के साथ ये काम किया इम्तियाज जलील ने, सल्यूट करता हूं मैं। मुझे लगता है कि शायद वो इकलौती एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर जो लोग हैं वो शायद बगैर किसी स्वार्थ के काम करते हैं मुसलमानों के लिए। मैं मुसलमानों के लिए इसलिए खासकर कह रहा हूं कि दूसरी पार्टियां मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। असद ओवैसी के खिलाफ बयानबाजी ये बताती है कि शायद असद ओवैसी की लोकप्रियता से मदनी जल चुके हैं। शायद मदनी ये चाहते हैं कि हम इतना लोकप्रिय हो जाएं, इस वजह से असद के खिलाफ बयानबाजी करना शुरू कर दी। नहीं, कोई वजह हो अगर बयानबाजी की तब तो चलिए ठीक है, कोई ऐसा बयान असद ओवैसी ने दिया हो जिसका खंडन किया जाए तो अलग बात है। मैं भी बैठा हूं, अगर असद ओवैसी की तरफ से कोई ऐसा बयान आए जो देश हित में ना होगा तो मैं उसका खंडन करूंगा। उसका खंडन करूंगा, ना कि ये कहूंगा कि इसके पीछे जो भीड़ आ रही है पागलों की भीड़ है और इसकी एनआरसी होनी चाहिए। एनआरसी के समर्थन में जाकर के महमूद मदनी ने यह बताया है कि वो आरएसएस की सोच के हैं। मैं देवबंद के लोगों से जानना चाहता हूं कि आपका क्या स्टैंड है। क्या आप एनआरसी के समर्थन में हैं? वक्फ बोर्ड पे आपका क्या स्टैंड है, बताएं, क्लियर करें। मुसलमानों की ये दलाल पार्टियां जो है ना, ये जो मुसलमानों में दलाल लोग मिक्स हैं, इनको पहचानना होगा। अगर इनको पहचाना नहीं तो मुसलमान ऐसे ही तबाह होता रहेगा। आपको पता है मुसलमान हर बार नीचा क्यों दिखाया जाता है? मुसलमान को हर बार मुंह की क्यों खानी पड़ती है? क्योंकि ऐसे दलाल लोग बैठे हैं, ऐसे कुर्दोगलू लोग बैठे हैं। ये कुर्दोगलू है, ये मुसलमानों का कुर्दोगलू है। ऐसे लोगों के खिलाफ आप अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे देश में मुसलमानों का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। मैं इसका खंडन करता हूं, और सिर्फ खंडन ही नहीं करता बल्कि महमूद मदनी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता हूं। और मैं पूरा एपिसोड इसके ऊपर बनाऊंगा और महमूद मदनी ने अब तक मुसलमानों का कितना, कैसे और कब नुकसान किया है, इसका पूरा ब्यौरा बताऊंगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ओवैसी ने मुसलमानों का कब, कैसे और कहां फायदा कराया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका भी ब्यौरा बताऊंगा। मगर मैं मुसलमानों को ये बात जरूर बताऊंगा कि मदनी की जात से क्या नुकसान हुआ है और ओवैसी की जात से क्या नुकसान या फायदा हुआ है, मैं ये जरूर बताऊंगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारे देश में ये कुर्दोगलू हमारे अंदर बैठ करके आखिर क्या खिचड़ियां पका रहे हैं, और ये कौन है और क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं आपके कमेंट्स के जवाब दिया करूंगा। अगर नहीं दे पाता हूं तो व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वालेकुम सलाम।